जो आईजीबीटी के बार बार ख़राब होने के जितने भी कारण हैं, उन सभी टॉपिक्स पे मेन जो टॉपिक है उसको बिल्कुल ही शॉर्टकट में मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी एक ही वीडियो में आपका जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको हमेशा ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहती है। फटाफट से मैं इसे खोल लेता हूँ। वैसे तो मैं इसे रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, पर फिर मुझे ख्याल आया कि चलो इसकी जो मेन फॉल्ट है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाए। इसे मैं खोल लेता हूँ पहले, और फिर हम इसके मेन टॉपिक पे करने वाले हैं बात। तो जैसा कि आपको थोड़ा बहुत तो वैसे पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो से जान जाएंगे। जो आईजीबीटी का मेन कारण है उड़ने का, वो या तो इन कैपेसिटर से आता है। अगर किसी कारण से इन दोनों कैपेसिटर में से कोई भी अगर एक भी ख़राब हो जाए तो भी हमारा आईजीबीटी उड़ जाता है। या फिर आपका आईजीबीटी जो अगर आपने लगाया है वो अगर कोई लोकल होगा तो भी आपका आईजीबीटी उड़ जाएगा। जब तक कि आपको कोई अच्छी क्वालिटी का आईजीबीटी नहीं मिलेगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करने को मिलेगी। तो अब बारी आती है हमें इन कंपोनेंट की चेक करने की। आप सबको पता ही होगा कि ये जो कैपेसिटर है इस सर्किट में लगे हुए किसी भी कैपेसिटर को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इस मल्टीमीटर से कभी भी चेक नहीं कर पाओगे। ये तो आप सभी भली भांति जानते होंगे कि हमारा ये जो सस्ता मल्टीमीटर है डिजिटल, ये कैपेसिटर को चेक नहीं कर सकता। तो आप या तो आईडीए से कोई चेंज करोगे, या काफ़ी भाई यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से कोई फटा तो नहीं है या फुला नहीं है। अगर फटा भी नहीं है, फुला नहीं है, तो हम समझ लेते हैं कि यह सही है। पर ज़रूरी नहीं है कि 100% अगर ये कैपेसिटर यहाँ से फटा नहीं है या फूला नहीं है तो वो सही है। वो लीकेज भी हो सकता है और ख़राब फिर भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि आईजीबीटी के इस गेट पे जो पल्सेस आती हैं हमारी इन ट्रांजिस्टर से, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन पे भी ये दो कैपेसिटर और लगे हुए हैं। अगर इन कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि सबसे पहले तो आप अगर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रोफेशनल मल्टीमीटर भी होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे ज़रूरी नहीं है आप इसी ब्रांड का लो, किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, पर उसमें ये आपको ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि आप इसमें कैपेसिटर चेक कर सकें मल्टीमीटर से। अगर आप मल्टीमीटर से कैपेसिटर चेक ही नहीं कर पाओगे तो आपका आधा काम तो अधूरा पहले ही रह गया। और पहले आप नेगेटिव और पॉजिटिव पे वोल्टेज चेक करेंगे डीसी। तो देखिए 332 वोल्टेज के अराउंड दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज सही है। जैसा कि आपको पता ही है, वोल्टेज पीछे से अगर आपको एसी 220 या 250 मिल रही है तो उससे 100 वोल्टेज 80 वोल्टेज आपको डीसी में जब कन्वर्ट होता है तो वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है इसके गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। कोयल पे जब तक कोई भी बर्तन नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पे इस आईजीबीटी के गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज कुछ आपको मिल रहा है तो आपका आईजीबीटी लगाने के तुरंत बाद ही आपका ये आईजीबीटी उड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आपने नोटिस करना है कि जब भी आप आईजीबीटी लगाओ तो पहले वाला आईजीबीटी निकाल के सर्किट से, और आप इन दोनों पिनों पे वोल्टेज ज़रूर चेक कर लें। अगर यहाँ पे 300 से नीचे आपको वोल्टेज मिल रहे हैं तो आप समझिएगा कि ये कैपेसिटर ख़राब होगा।
अगर आपको 300 से ऊपर वोल्टेज डीसी नहीं मिल रहे हैं तो आपका ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर आपके वोल्टेज सही बन रहे हैं उसके बाद आपका आईजीबीटी बार बार उड़ रहा है तो सेकंड कारण हो गया ये। और थर्ड इसमें हो जाता है आपका यहाँ पे ये जो डायोड की शेप में यहाँ पे देखने में आपको डायोड लगेगा, लेकिन वो टेम्परेचर कंट्रोल कंपोनेंट लगा हुआ है। तो उस पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये हीट सिंक कंपाउंड। ये हीट सिंक कंपाउंड है जो आईजीबीटी लगाते वक्त या रेक्टिफायर लगाओ तो भी इन दोनों के पीछे भी ये हीट सिंक कंपाउंड लगा होना चाहिए और यहाँ पे भी, ताकि इनका संपर्क एक दूसरे से अच्छी तरह बना रहे। इसके बाद आपने ये ट्रांजिस्टर चेक करने हैं, जो एक तो 85-50 होता है और एक 80-50, और इनको भी आप एक एक करके बाहर निकाल के चेक करें, क्योंकि सर्किट के अंदर आपको पता ही है कि आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि हमारे ये ट्रांजिस्टर सही है या नहीं है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों को भी बाहर निकाल के चेक कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रीसेट को चेक करना। कई बार धूल मिट्टी या मॉइस्चर की वजह से ये स्पार्क करने लगता है या वैसे भी इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, जिससे आईजीबीटी के गेट पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। इसकी सही ट्यूनिंग करने के लिए एक पिन यहाँ पे इसके बीच वाले पॉइंट पे और दूसरी यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 147 ओम, यानी कि आपका ये 100 से लेकर और 160-70 तक ओम में होना चाहिए आपकी प्रीसेट की सेटिंग। अलग अलग जो आपके इंडक्शन कुकर है उनका अलग अलग सेटिंग हो सकती है। और जैसे कि हमारा लोकल इंडक्शन कुकर है तो इसकी मैंने 147 ओम पे कर दी, ताकि ये ओवरहीट ना हो। ओवरहीट की वजह से भी हमारा ये आईजीबीटी उड़ जाता है और आपकी ये कॉइल है जो वो भी बर्न हो सकती है ओवरहीट की वजह से। और इसके साथ साथ आपने ये भी चेक करना है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है जो डायोड शेप में दो कंपोनेंट लगे होते हैं। एक तो आईजीबीटी का टेम्परेचर चेक करने के लिए और दूसरा होता है यहाँ पे जो हमारा ऊपर कोई भी बर्तन रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है वो क्योंकि जो इसमें ऑटो कट का सिस्टम होता है टेम्परेचर कंट्रोल का, कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए हम उतना सेट करके छोड़ देते हैं तो हमारा ये इंडक्शन कुकर उतने टेम्परेचर पे अपने आप बंद हो जाता है। तो उस चीज़ को यही सेंसर सेंस करता है। इसको चेक करने का सबसे बढ़िया फार्मूला, ये आपने वायर निकाल दी यहाँ से। अभी आप इसके दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर की प्रोब लगा के आप इस आयरन को इसके पास लेके जाओगे। अगर ये आपका टेम्परेचर सेंसर सही है तो ये रेजिस्टेंस है जो वो डाउन होती जाएगी, और जैसे हम आयरन को पास दूर करेंगे और ये वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसकी बढ़ती जाएगी। तो इससे आप बड़ी आसानी से ये जज कर सकते हो कि आपका ये टेम्परेचर सेंसर सही है या गलत ख़राब है। तो हमारा ये टेम्परेचर सेंसर सही है, ये भी आपको नोटिस करनी है। इसी तरह से आप इस सेंसर को भी चेक करोगे और यही फार्मूला आपका जो आईजीबीटी के नीचे लगा हुआ सेंसर है, ये दोनों पिन है उसकी, जो कि आईजीबीटी के टेम्परेचर को सेंस करता है ताकि ओवरहीट होके ख़राब ना हो आईजीबीटी। तो इन दोनों को भी आपने चेक कर लेना है, कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा और आप अच्छी तरह से सर्किट को रिपेयर कर पाओगे। चलिए एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। अभी आपको इस पे भी ये जो हीट सिंक कंपाउंड है वो लगाना है। अगर आप इस पे हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाओगे चेक करने के बाद तो ये ग्लास के साथ चिपक नहीं पाएगा अच्छी तरह से, और आपका ये सेंसर है जो ये ऊपर रखे बर्तन के टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा। अब इतना कुछ करने के बाद फाइनली बारी आती है आपको जो मेन इसकी टेस्टिंग की है। अभी दो टॉपिक और बचे हुए हैं। अब बारी आती है हमारे इस मल्टीमीटर की, जो कि हमारा क्लैंप मीटर है। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए।
अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप इसको अच्छी तरह से प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाओगे। हो सकता है इसमें कोई कमी रह जाए, क्योंकि इंडक्शन कुकर को रिपेयरिंग करने के बाद आपको इसके एम्पियर ज़रूर चेक करने हैं कि आपका इंडक्शन कुकर है जो वो एम्पियर कितने ले रहा है। अगर ज़्यादा एम्पियर लेगा तो भी आपका ये जो IGBT है वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, और 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या घंटा चलने के बाद आपका IGBT फिर से उड़ा देगा। तो कुछ इस तरह से मैंने ये वायर लगा दी है। अभी मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी। अभी हमारा इंडक्शन कुकर ऑन है। तो इसकी एक वायर में हम लगा देते हैं इसको, क्लैंप मीटर को, और ये मैंने कर दिया इसे एम्पियर मोड पे। तो अभी एक बार मैं यहाँ पे बर्तन रख लेता हूँ ऊपर, जिससे कि हमारा ये कुकटॉप ऑन हो जाए और आपको इसके एम्पियर का पता लग जाए। तो जैसे हमने ऑन किया, ये 1300 वाट पे चल रहा है ये। तो आप देखिए 4.2 एम्पियर, यानी अब हमारा ये इंडक्शन कुकर है जो बिल्कुल सही है। प्री सेट की सेटिंग भी हमारी सही है। अगर यहीं 1300 पर भी अगर आपका ये 6 एम्पियर लेता या उससे ज़्यादा लेता, 7-8 एम्पियर, तो आप समझ जाना कि आपका IGBT लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। तो अभी आप इसका मैं वाट बता देता हूँ। 1300 से हम चलते हैं 2000 वाट तक। फिर भी आप देखिए हमारा ये इंडक्शन कुकर है जो 5.5 तक एम्पियर ले रहा है। मतलब अब हमें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये इंडक्शन कुकर लंबे टाइम तक चलेगा और हम अपने कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं, उसे अच्छा आश्वासन दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मोस्टली आपके जितने भी इंडक्शन कुकर होते हैं वो 5 से 6 एम्पियर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर लेते हैं। ये चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली बात है इंडक्शन कुकर को रिपेयर करने के बाद। जब भी आप अंदर से प्री सेट की सेटिंग करो एम्पियर सेट करने के लिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारी बर्तन है स्टील का। आप भारी बर्तन रख के ही आप इसे सेट करें इसकी एम्पियर की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये हल्का स्टील है बिल्कुल। तो इसमें अगर आप हल्के स्टील से इसकी चेकिंग करोगे तो उससे भी फ़र्क आ जाता है एम्पियर का। इंडक्शन कुकर के ऊपर जितना भी आप हल्का बर्तन रखेंगे उतना ही इंडक्शन कुकर ज़्यादा एम्पियर लेता है। उस वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है। और यही बात आपको अब अपने कस्टमर को भी बतानी है कि जितना हो सके, एक तो इस पे जो ये साइन बना हुआ है इससे बड़े साइज़ का कोई बर्तन इस पे न रखें। अगर इससे बड़े साइज़ का कोई बर्तन कस्टमर रखेगा तो उससे भी ओवर एम्पियर का और ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और IGBT उड़ने की समस्या जो वो आ जाती है। जैसे कि ये मेरे को मिल गया था IGBT 40H1203 का। आजकल मार्केट में रिफ्रेश है जो IGBT आने लग गए हैं। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर जो हम नए IGBT ख़रीदेंगे जैसे 15N120 या 20N120, इस तरह के जो IGBT है उनका काफ़ी हद तक चांस रहता है ख़राब होने का, क्योंकि हमारा इंडक्शन कुकर 2000 वाट का है। अगर इस पे आप 15N या 20N IGBT लगाओगे तो वो श्योर है कि आपका IGBT ज़रूर शॉर्ट होगा। और ज़्यादातर तो 25N120 का यूज़ अगर हम करते हैं वो भी शॉर्ट हो ही जाते हैं। तो ये अगर नंबर आपको मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे इसका नंबर है K40H1203। तो ये 4000 वाट तक ये IGBT है जो वो लोड सहन कर सकता है। और हमारा ये इंडक्शन कुकर है वो सिर्फ 2000 वाट का, यानी ये इसका एम्पियर डबल हो गया। तो इसके IGBT के उड़ने के चांसेस ना के बराबर ही हो जाते हैं अगर आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये कोशिश करिए कि 40N1203 ये आपको मिल जाए IGBT, तो यही लगाने की कोशिश करें। तो आपको ये जो बार बार IGBT उड़ने की प्रॉब्लम है वो कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी।